नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में दिए गए प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अवधी। देखिए, जो अवधी है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। पूर्वी हिंदी की अगर मैं बात करूं तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। एक आती है अवधी, दूसरी बघेली और तीसरी छत्तीसगढ़ी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। इसके साथ एक क्वेश्चन पश्चिमी हिंदी से भी पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, या फिर पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, वो ऐसे भी पूछ लेता है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। अब ये 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? एक है खड़ी बोली, जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये खड़ी बोली है, ठीक है। देखिए, जो खड़ी बोली है इसे कौरवी भाषा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है हरियाणवी भाषा, जिसे बांगरू भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, तीसरे नंबर पर है ब्रज भाषा, चौथे नंबर पर है बुंदेली भाषा और 5वें नंबर पर है कन्नौजी भाषा। तो ये जो 5 बोलियां हैं ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ये हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इन बिंदुओं को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। दूसरा है, इतनी रात गई आप कहाँ थे। तीसरा है, मैं मेला देखने जाता हूँ। और चौथा है, 1 और 1 11 होते हैं। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो होगा ऑप्शन बी, इतनी रात गई आप कहाँ थे, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यथासाध्य शब्द में समास है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। देखिए, यथासाध्य में जो स्टार्टिंग में यथा वर्ड यूज हुआ है ये होता है अव्यय, ठीक है। अब ये अव्यय क्या होते हैं आप सिंपल सा समझिए, जिन शब्दों में वचन, पुरुष और लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जैसे अब यहाँ यथा लिखा है, क्या यथा यथी हो जाएगा या यथे हो जाएगा? नहीं होगा, तो इन्हें अव्यय कहा जाता है, ठीक है। तो जिन शब्दों के स्टार्टिंग में अव्यय शब्द आ रहे होंगे तो वहाँ हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, संभ्रम का विलोम है। देखिए, संभ्रम का मतलब होता है उतावलापन, मतलब कि जब हम जल्दीबाजी करते हैं ना तो उसे हम कहते हैं संभ्रम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जल्दबाजी का विलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे संयम रखना। तो संभ्रम का विलोम क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन डी, संयम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? ये है ऑप्शन ए, मिश्र वाक्य। देखिए, मिश्र वाक्य क्या होते हैं? ये हमेशा 2 वाक्यों से मिलकर बने होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जब नौकरानी घर में नहीं थी, एक वाक्य ये हो गया। दूसरा वाक्य इसमें, तब चोरी हो गई। तो ये जो पूरा वाक्य है ये 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। लेकिन मिश्र वाक्य की एक खास बात ये भी होती है कि इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। जैसे यहाँ जो तब चोरी हो गई यहाँ लिखा हुआ है, ये किस पर आश्रित है? ये है जब नौकरानी घर में नहीं थी। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा तो वहाँ कौन सा वाक्य होता है? वो होता है ऑप्शन ए, मिश्र वाक्य, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मानक भाषा, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा। तो यहाँ पर कृश शब्द का विलोम आपको चुनना है। तो देखिए, कृश का मतलब क्या होता है? जो दुबला पतला होता है या कमजोर होता है उसे कृश कहा जाता है। तो दुबला पतला का विलोम क्या होगा? जो हष्ट पुष्ट होगा। तो कृश का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी, हृष्ट पुष्ट, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? देखिए, आपको पता होगा उपसर्ग हमेशा शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं। तो इनमें जो उपसर्ग रहित शब्द है वो है ऑप्शन सी, अच्छा, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, शिथिल के पर्यायवाची होते हैं। देखिए, शिथिल का मतलब होता है सुस्त होना, ठीक है। तो इसके पर्यायवाची होंगे ऑप्शन सी, सुस्त, ढीला या फिर धीमा, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है। मतलब कि इनमें से आपको बताना है कि कौन से शब्द में विलोम अर्थ यूज नहीं हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निंदा का परनिंदा। ये गलत है, क्योंकि निंदा का विलोम होता है प्रशंसा करना। ठीक है, तो यहाँ पर विलोमार्थी नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निंदा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अब तुम जाओ किस प्रकार का वाक्य है। तो ये है ऑप्शन सी, आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सही वर्तनी है। देखिए इसमें सही वर्तनी है ऑप्शन डी, अश्वत्थामा। ठीक है, अश्वत्थामा इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हेडमास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि उपसर्ग हमेशा शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं। देखिए यहाँ पर जो हेड वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड है, तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा होगा, ऑप्शन डी, अंग्रेजी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हार मान लेना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द नहीं है। मतलब कि समान उच्चारित भिन्नार्थक शब्द नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जरा और ज़रा, दूसरा ऑप्शन है शंकर और संकर, तीसरा ऑप्शन है शील और सील। ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर चौथा ऑप्शन देखिए, पृथक और पृथक, ये दोनों भिन्नार्थक नहीं है, ये समान ही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। देखिए इन 4 लाइनों का अर्थ होता है कि जिसके पैर नहीं हैं फिर भी वो चलता है, जिसके कान नहीं हैं फिर भी वो सुनता है, बिना हाथ के नाना प्रकार के कार्य करता है, बिना मुख के सभी प्रकार के रस का भोग भी करता है, और लास्ट लाइन है, बिना वाणी के बहुत अच्छा वक्ता भी है। देखिए आप इन पंक्तियों में देख पा रहे हैं कि वो कह रहा है कि उसके पास पैर नहीं है फिर भी वो चलता है। मतलब कि कारण आपके पास नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। तो जहाँ पर कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है, तो वहाँ पर होता है ऑप्शन सी, विभावना अलंकार। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अब लो नसानी अब न नसै हूँ, मैं कौन सा रस है। देखिए जो ये पंक्तियाँ हैं ये हैं तुलसीदास की। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपना बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ किया है, अब मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करूँगा, अब मैं राम भक्ति में अपना पूरा जीवन लगाऊंगा और राम भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करूँगा। तो इस प्रकार का इसका भावार्थ निकलता है। तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने मेरी रस वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि जहाँ मोक्ष संबंधी बातें होती हो, मुक्ति संबंधी बातें होती हैं, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, वो होता है ऑप्शन ए, शांत रस। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति से तात्पर्य है। हाथ में कंगन पहनने वाले को आरसी की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा है, जो संकल्प रूपी कड़ा धारण करता है वह आलसी नहीं हो सकता। तीसरा है, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और चौथा है, दर्पण में दिखते रूप की बजाय मन की पवित्रता महत्वपूर्ण होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अंशु और मयूख पर्यायवाची हैं। देखिए अंशु और मयूख किरण के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। चलिए इसके वाक्य पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। दूसरा ऑप्शन है, राजपथ की सड़क से झांकियाँ वापस लौट गई। तीसरा ऑप्शन है, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। और चौथा ऑप्शन है, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समाप्ति बोधक। आप इस वाक्य को पढ़िए। इस वाक्य को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो जहाँ पर कार्य कंप्लीट हो चुका होता है तो वहाँ पर किस प्रकार की क्रिया होती है, ऑप्शन बी, समाप्ति बोधक क्रिया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वह कोलकाता जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए समीर, मारुत और वात, ये तीनों पवन के मतलब कि हवा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा मारुति नंदन बोलते हैं,
मतलब कि हनुमान जी को मारुति नंदन बोलते हैं, तो मारुत भी पवन का ही पर्यायवाची होता है। लेकिन जो अनल है, अनल होता है आग का पर्यायवाची। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां होती हैं। तो ये 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन सी, खड़ी बोली, ब्रिज, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है। तो ये होता है ऑप्शन ए, सोरठा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन हो तुम बसंत के दूत। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो यहाँ आपको बताना है कि जो तुम वर्ड यूज हुआ है इसमें उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम है या फिर मध्यम या फिर अन्य पुरुषवाची सर्वनाम है। देखिए इसे मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। सर्वनाम का एक भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर कोई वक्ता, जैसे कि यहाँ मैं अपने को ले लेता हूँ, अगर बात मैं कर रहा हूँ तो मैं क्या होऊंगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मतलब कि जो बात कह रहा होता है वो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग क्या हैं? आप हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो जिससे वक्ता बात कर रहा होता है तो वह होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा इसमें जो ऑप्शन है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका मतलब होता है कि जब वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति अथवा वस्तु की बात कर रहा होता है तो वहाँ पर होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा है कि कौन हो तुम, मतलब कि वहाँ पर सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये तुम क्या होगा? ऑप्शन बी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। देखिए अकर्मक नाम से स्पष्ट है कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे कि एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो कि बात कह रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसकी बात चल रही होती है। ठीक है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कि कर्म, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिना, कर्म के बिना जिन क्रियाओं का यूज होता है उन्हें हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ ऑप्शन में देखूँ कि बालक खेल रहा है, तो इसका मतलब है कि बालक किसी न किसी चीज़ तो खेल रहा होगा, किसी न किसी ऑब्जेक्ट से तो खेल रहा होगा। हो सकता है वो बल्ले से खेल रहा हो, फुटबॉल से खेल रहा हो, बैडमिंटन से खेल रहा हो। ठीक है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ वो खेल सकता है। तो यहाँ पर खेलना क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जरूरी है। इसमें दूसरा ऑप्शन देखिए, छात्र पढ़ रहा है। पढ़ना क्या है? ये भी एक सकर्मक क्रिया है। मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा, किताब पढ़ रहा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। तो पढ़ना भी क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। मतलब कि यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन डी देखिए, छात्रा लिख रही है। देखिए कुछ ना कुछ तो लिख ही रही होगी, जैसे लेटर लिख सकती है या अपना कोई होमवर्क लिख सकती है या कोई बुक लिख सकती है। तो यहाँ पर छात्रा लिख रही है, तो लिखना क्या है? लिखना भी एक सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। लेकिन इसमें ऑप्शन ए देखिए, शिशु सो रहा है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि क्या किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है? देखिए शिशु को सोने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। तो सोना क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। सोने के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिशु सो रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर देशज प्रत्यय बताना है। प्रत्यय हमेशा शब्द की बाद में लगते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्चतर। देखिए उच्चतर में किसी भी प्रकार का देशज प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। देखिए बिहारी एक कवि थे, तो यहाँ पूछा गया है कि बिहारी के क्या प्रसिद्ध थे? ऑप्शन डी, दोहे। ठीक है, बिहारी के दोहे प्रसिद्ध थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है। तो ये बनता है ऑप्शन सी, कुंडलिया छंद। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, रंग में भंग आख्यानक गीत रचित है। देखिए रंग में भंग लिखा है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त ने। देखिए मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहकर संबोधित किया था। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि किसने संबोधित किया, तो वो किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, इनकी रचनाएं बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। कुछ रचनाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे
भारत भारती, पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया, रत्नावली, नहुष, काबा और करबला, चंद्रहास और लास्ट है यशोधरा। तो ये कुछ रचनाएं हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, नासिरा शर्मा की कृति कागज की नाव के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया था उन्हें ऑप्शन डी व्यास सम्मान। ठीक है, देखिए अगर मैं व्यास सम्मान की बात करूं तो व्यास सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य से संबंधित पुरस्कार है। व्यास सम्मान से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 से, ठीक है, 1991 से। कभी कभी पूछ लेता है कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, सबसे पहला जो व्यास सम्मान था ये दिया गया था 1991 में राम विलास शर्मा को, उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ठीक है, तो उनकी इस रचना के लिए उन्हें पहला व्यास सम्मान मिला था। अगर मैं जो लेटेस्ट व्यास सम्मान की बात करूं तो वो दिया गया 2021 में। किसे दिया गया? असगर वजाहत को। ठीक है, इनका नाम याद कर लीजिएगा, असगर वजाहत। इन्होंने एक नाटक लिखा था महाबली करके, तो महाबली के लिए इन्हें 31वां, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 31वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया असगर वजाहत को महाबली नाटक के लिए। ठीक है, चलिए साथ में इसके दूसरे ऑप्शंस को भी जान लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1955 से, ठीक है, 1955 से। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी जी को, उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर मैं लेटेस्ट साहित्य अकादमी की बात करूं हिंदी में, तो 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन बी देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1965 से, ठीक है, 1965 से। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया GS कुरूप को। जो GS कुरूप थे वो एक मलयालम कवि थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करूं तो ये दिया गया 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को, उनकी रचना चिदंबरा के लिए। ठीक है, इसके साथ ही कभी कभी महादेवी वर्मा से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो महादेवी वर्मा को दिया गया था सन 1982 में, उनकी रचना यामा के लिए। ठीक है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। और अगर मैं लेटेस्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करूं तो ये दिया गया वर्ष 2022 में दामोदर मावजो को। ठीक, तो जो ये दामोदर मावजो हैं ये कोंकणी भाषा में अपनी रचनाएं करते हैं। ठीक है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।